नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में, ग्लूटेन एलर्जी, व्हीट एलर्जी या मेडिकल भाषा में जिसे हम कहते हैं सीलिक डिजीज़। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग 100 से लेकर 150 लोगों में से एक व्यक्ति को ये होता है। सीलिक डिजीज़ क्या होता है, इसके क्या पैथोलॉजी होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसका क्या इलाज है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैथोलॉजी पे जाते हैं कि ये होता क्या है, आखिर ये होता क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर व्हीट के लिए जिन लोगों में ये डिज़ीज़ होता है वो उसमें व्हीट के अंदर एक एंटीजन है जिसको बोलते हैं ग्लियाडिन या ग्लूटेन। वो उसके लिए एलर्जिक होती है बॉडी, वो बॉडी को सूट नहीं करता, उसे वो फ़ौरन मानते हुए उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा आंतों में फ़र्क पड़ता है। आंतों की जो लाइनिंग है वो ख़राब हो जाती है, जिससे जो भी वो आगे खाएंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। मेनली एक मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब अगर व्हीट वाली चीज़ें वो व्यक्ति खाएगा तो उसकी आंतों में डैमेज हो जाएगा। डैमेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके आंतों में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बिल्कुल चली जाएगी। एक तरह का मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिस वजह से जो भी वो खाएंगे वो पचेगा नहीं, तन को लगेगा नहीं, जिस वजह से वो सारा निकल जाएगा और बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह का मैल एब्जॉर्प्शन होता है। इस वजह से आंतों में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और जो आगे चल के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? बच्चों में देखा गया है कि जिन बच्चों में सीलिक डिजीज़ है वो बच्चे ग्रो नहीं करते, ग्रोथ फेलियर होता है। ग्रोथ फेलियर मतलब ना बच्चे का वज़न बढ़ता है ना उसकी हाइट बढ़ती है, क्योंकि वो जो भी खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो बॉडी को एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। बच्चे का कभी कभी बच्चे को बहुत लंबे समय तक दस्त होते रहते हैं, बार बार पॉटी जाना, दस्तों का होना, पतले दस्तों का होना, इवन कभी कभी कब्ज़ भी हो जाता है। कॉमनली दस्त होते हैं, कभी कभी कब्ज़ भी हो जाता है इस बीमारी में। बच्चे का पेट फूल सकता है, पेट आगे आ सकता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, खून की कमी हो जाती है। ये बच्चे कभी कभी 3, 4, 5 हीमोग्लोबिन लेकर आते हैं, ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाती है। विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन प्रॉब्लम्स, डर्मेटाइटिस, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। विटामिन B12, विटामिन D, सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है पेरेंट्स के लिए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? अगर कोई भी हमें पेशेंट नज़र आता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये एनीमिक है, ये बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, पेट इसका आगे आ रहा है, इसको दस्त लग रहे हैं, कभी कभी इसको किसी बच्चे को कब्ज़ हो जाता है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, या फिर फैमिली में है, किसी को भाई बहनों में है या मदर फादर में है, तो ये जेनेटिक होता है। तो ये दूसरे बच्चों में भी, दो भाई बहनों में भी हो सकता है। तो स्क्रीनिंग में भी हमें टेस्ट करना पड़ता है। तो क्या होते हैं टेस्ट, कैसे होता है डायग्नोसिस? देखिए, टेस्ट में सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें सीरोलॉजी, मतलब बॉडी में एंटीबॉडी की लेवल हम करते हैं। जो ग्लियाडिन या ग्लूटेन के अगेंस्ट जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही है, उनके लेवल हम ब्लड टेस्ट से पता लगा लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव है मतलब बच्चे को व्हीट एलर्जी है। लेकिन ये फाइनल टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट से 100% श्योर नहीं हम हो सकते। तो सेकंड स्टेप होता है बायोप्सी। एंडोस्कोपी से आंतों की बायोप्सी का एक टुकड़ा लेके और उसमें माइक्रोस्कोप से टेस्ट बायोप्सी की एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आंतें डैमेज हो जाती हैं, आंतों में जो सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है वो बहुत कम हो जाता है, वो पूरी फ्लैट हो जाती है, तो वो बायोप्सी में दिख जाता है। तो अगर ऐसी बायोप्सी फाइंडिंग आ रही है तो हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये सीलिक डिजीज़ ही है। फिर हम आगे चल के जेनेटिक टेस्ट की बहुत रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये हुआ हमारा डायग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, सीलिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट कोई दवाई से नहीं हो सकता। आपकी बॉडी व्हीट के जो एंटीजन से एलर्जिक है तो आपको उसे अवॉइड करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप व्हीट या व्हीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप नहीं खा सकते हैं,
वीट से ही सूजी बनती है, वीट से ही मैदा बनता है, तो ये इनसे बनी कोई भी खाद्य पदार्थ आप नहीं ले सकते हैं। इवन आप रागी, ज्वार, इसको भी अवॉइड करना है क्योंकि इसमें भी ये एंटीजन पाया गया है। तो हमारे नॉर्मल खान पान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीट, मैदा, सूजी इनसे रहित बनती हैं। मिठाइयाँ बनती हैं, ऐसी सब ग्रेवी वाली सब्जियां होटलों की, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो हम पेशेंट को डाइट बताते हैं, एक डाइट चार्ट देते हैं, एक प्रॉपर एक डाइट चार्ट पेशेंट को दिया जाता है इस तरह का, जिसमें लिखा होता है कि क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। तो एक प्रॉपर डाइट, जब पेशेंट डायग्नोज होता है फर्स्ट टाइम पे, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है कि आपको प्रॉपर एक डाइट फॉलो करनी है, क्या नहीं लेना है, क्या लेना है, वो आप एक डाइट चार्ट घर पे रखें। जो भी बच्चे के केयर टेकर हैं उनको पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या खिला सकते हैं आप, क्या नहीं खिला सकते हैं। बाहर की टॉफ़ियाँ, बाहर के मिठाइयाँ, होटल की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, होम्योपैथिक दवाइयाँ, ये सब भी अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि अब ये बच्चा रोटी नहीं खाएगा, गेहूँ नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं, देखिए हम उसको मक्का, बाजरा, चना चने से बना बेसन, ये हम उसे दे सकते हैं। आजकल मार्केट में ग्लूटेन रहित आटा उपलब्ध है जो 2-3 मिलेट्स को मिला के बनाया जाता है, जो मैंने आपको बताए। तो वो बच्चे के लिए काफ़ी ईटेबल होता है, अच्छा एडिबल होता है, वो उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा हम चावल दे सकते हैं, हम सब तरह की दालें दे सकते हैं। चावल से बनी वस्तुएं जैसे कि इडली, डोसा, उत्पम हम उन्हें दे सकते हैं। बेसन से हम बने लड्डू दे सकते हैं, बेसन का चिल्ला दे सकते हैं। मैंने आपको बाजरा, मक्का बताया, उनकी रोटियां हम उन बच्चे को दे सकते हैं। सब तरह की हम दालें दे सकते हैं, सब तरह की सब्जियां हम घर की बनी हुई दे सकते हैं, सब तरह के फल दे सकते हैं। नॉन वेज जो लोग खाते हैं, अंडा, चिकन, वो दे सकते हैं। दूध और दूध से बनी सारी वस्तुएं हम उन्हें दे सकते हैं, जैसे दही, छाछ, मिठाइयाँ। लेकिन बाहर की चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, जिनमें मिलावट की आशंका होती है, हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप बाहर से बनी वस्तुएं ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता है उसमें किसमें क्या मिलावट है। तो घर की बनी हुई ऐसी चीज़ें जिसमें आपको पता है कि आपके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। तो प्रॉपरली अगर हम बच्चे को इस तरह की डाइट फॉलो करवाएंगे तो बच्चे की जो इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो गई थी, जो ये एंटीजन एंटीबॉडी के इन्फ्लेमेशन की वजह से आंतों की लाइनिंग डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, ये सारा रिवर्स धीरे धीरे हो जाता है। सारे सिम्टम्स धीरे धीरे करके फिर रिवर्स होने लगते हैं। मतलब बच्चा वज़न गेन करने लग जाता है, बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है, खून की कमी उसकी रिकवर हो जाती है, इवन ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर कब्ज़, अगर दस्त या कब्ज़ है, वो भी रिकवर हो जाता है। धीरे धीरे करके बच्चे की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डाइट फॉलो करने से, बिना किसी दवाई के ठीक हो जाती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का इलाज कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाइट फॉलो करनी है हमें। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते, उन्हें लगता है गेहूँ नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, और वो कि हम इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, कई सारे ओपिनियंस वो लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। कई मेरे पेशेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे से ठीक होके गए हैं। एक बहुत सीरियस बच्चा आ चुका है जो मेरे पास आया था, बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी उसकी, लेकिन उसकी जब ये जैसे ही बीमारी पता चली, उनके घर वालों ने सबने वीट खाना छोड़ दिया उस बच्चे के चक्कर में, और वो बच्चा इतना हेल्दी होकर गया। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ डाइट है इसका इलाज। फिर कॉम्प्लिकेशंस में आपको बता दूं, कुछ ऐसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं अगर हम डाइट फॉलो नहीं करेंगे। इंटेस्टाइन में कैंसर भी बन सकता है इस बीमारी की वजह से। तो आप समझें इसको, बात को, कि हम प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो करें, हम प्रॉपर डायग्नोज करें अगर हमारे बच्चे को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, और हम प्रॉपर डाइट फॉलो करें, तो इससे हमें आराम मिलेगा। और अगर कोई आपके घर में बच्चा डायग्नोज हुआ है तो और भी बच्चे हैं तो उनकी भी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी सीलिक डिजीज़ के बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।